एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, और एक ऐसी घटना जिसने भारत को अंधेरे दौर में ढकेल दिया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये है भरोसे, राजनीति और इंटेलिजेंस फेलियर की सच्चाई। हम आपको 2D एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे कि कैसे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने ही बॉडीगार्ड के हाथों दिन दहाड़े गोली का निशाना बनी। पूरा सच जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक देखिए। अक्टूबर की वो एक आम सुबह थी। नई दिल्ली का मौसम हल्का ठंडा और शांत था। सफदरजंग रोड पर बने प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस के बगीचे में धूप खिली हुई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में इस शांति को गोलियों की ऐसी आवाज चीरने वाली है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं, बल्कि एक नए और खौफनाक दौर की शुरुआत थी। सोचिए, क्या हो जब देश के सबसे ताकतवर इंसान की जान उन्हीं लोगों के हाथों चली जाए जिन्हें उनकी हिफाजत के लिए रखा गया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ट्रेजेडी को वक्त रहते रोका जा सकता था? ये कहानी 31 अक्टूबर 1984 की उस सुबह से शुरू नहीं होती। इसकी नींव महीनों पहले रखी जा चुकी थी। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही पूरे देश में एक अजीब सा तनाव था। पंजाब जल रहा था और इस आग की तपिश सीधे दिल्ली तक पहुंच रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के हेडक्वार्टर्स में रोजाना ऐसी कोवर्ट रिपोर्ट्स आ रही थीं जो एक ही तरफ इशारा कर रही थी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान को एक बहुत बड़ा खतरा था, और ये खतरा किसी बॉर्डर के पार से नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर के अंदर से था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया था। रॉ के फाउंडर और इंदिरा गांधी के सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर आर.एन. खाओ ने साफ शब्दों में वार्निंग दी थी कि प्राइम मिनिस्टर के आसपास का सिक्योरिटी घेरा बिल्कुल सेफ नहीं है। आईबी ने एक टॉप सीक्रेट मेमो में रेकमेंड किया था कि पीएम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी से सभी सिख गार्ड्स को तुरंत हटा दिया जाए। ये एक कंट्रोवर्शियल लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से बेहद जरूरी कदम माना जा रहा था। फैसला लिया गया और गार्ड्स को उनकी वीआईपी ड्यूटी से हटा भी दिया गया। लेकिन यहाँ एक ऐसी फेटल गलती हुई, एक ऐसा इमोशनल और पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि उनके बॉडीगार्ड्स को सिर्फ उनके धर्म की वजह से हटाया गया है, तो उन्होंने तुरंत इस ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया। उनका मानना था कि एक सेक्युलर देश की प्रधानमंत्री के तौर पर वो किसी एक कम्युनिटी पर शक नहीं कर सकती। उन्होंने उस फाइल पर अपने हाथों से लिखा था आर.एंड.वी सेक्युलर। ये उनका एक लीडर के तौर पर लिया गया उसूलों का फैसला था, पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये एक सुसाइड जैसा था। जिन गार्ड्स को वापस लाया गया उनमें से एक का नाम था बेअंत सिंह। वो पिछले कई सालों से पीएम की सिक्योरिटी में था और इंदिरा गांधी उस पर बहुत भरोसा करती थी। लेकिन आईबी की इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस और ग्राउंड रिपोर्ट्स बार बार कुछ और ही कह रही थी, जिन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। वक्त बीतता गया और अक्टूबर का महीना आ गया। इंटेलिजेंस की वार्निंग्स अब रेड अलर्ट में बदल चुकी थी। माहौल में एक ऐसी सस्पेंसफुल बेचैनी थी जिसे महसूस किया जा सकता था। 30 अक्टूबर 1984 की शाम इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक आम सभा को संबोधित कर रही थी। उनका वो आखिरी भाषण आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने भारी आवाज में कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूं। मुझे चिंता नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करती रहूंगी, और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। क्या उन्हें आने वाले खतरे का पहले से आभास हो गया था? क्या उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि उनका वक्त अब खत्म हो रहा है? उसी शाम दिल्ली में एक सफदरजंग रोड पर कुछ अलग ही डार्क प्लानिंग चल रही थी। बेअंत सिंह ने अपने एक जवान साथी सतवंत सिंह, जो कि एक नया रिक्रूट था, उसको अपने प्लान में शामिल कर लिया था। सतवंत सिंह की ड्यूटी आमतौर पर आउटर सर्कल में होती थी, पर उसने पेट खराब होने का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी पीएम के आवास के अंदर उस विकेट गेट के पास लगवा ली थी जहां से पीएम रोज सुबह गुजरती थी। दिल्ली पुलिस और आईबी को इस अचानक ड्यूटी चेंज की ना तो कोई खबर मिली और ना ही किसी इंटरनल सिस्टम ने इस पर सवाल उठाया। सिस्टम में मौजूद इस एक छोटी सी गफलत ने सब कुछ बर्बाद करने का रास्ता खोल दिया। 31 अक्टूबर की सुबह। दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी। इंदिरा गांधी जल्दी उठ गई थीं। आज का दिन उनके लिए काफी बिजी और इम्पोर्टेंट था। फेमस ब्रिटिश एक्टर और फिल्म मेकर पीटर उस्टिनोव आयरिश टेलीविजन के लिए उनका एक डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू लेने वाले थे। धूप निकल चुकी थी और उस्टिनोव अपनी कैमरा क्रू के साथ एक अकबर रोड के लॉन में उनका इंतजार कर रहे थे। एक अकबर रोड और एक सफदरजंग रोड आपस में जुड़े हुए थे और इनके बीच सिर्फ एक छोटा सा रास्ता और एक विकेट गेट था। करीब 8:30 बजे इंदिरा गांधी अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उन्होंने सैफरन रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी।
टीवी इंटरव्यू था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हैवी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से उनका वजन ज़्यादा लगेगा और कैमरा पर वो अच्छी नहीं दिखेंगी। उन्होंने आखिरी वक्त पर अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी। सिक्योरिटी के हिसाब से ये उनकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। एक ऐसी भूल जिसने उन लोगों का काम बेहद आसान कर दिया जो बाहर हथियार लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घड़ी में 9:10 हो रहे थे। इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। एक हाथ से वो अपनी साड़ी का पल्लू संभाल रही थी और दूसरे हाथ में उनका बैग था। उनके ठीक पीछे उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और बाकी का स्टाफ चल रहा था। रास्ता बगीचे से होकर गुजर रहा था जहां खूबसूरत पेड़ों की छांव थी। वो चलते हुए उस विकेट गेट की तरफ बढ़ रही थी जहां से क्रॉस करके उन्हें इंटरव्यू के लॉन में जाना था। विकेट गेट के ठीक पास 2 लोग खड़े थे। एक तरफ सब इंस्पेक्टर बी.एन. सिंह, जिसके पास उसकी .38 कैलिबर की सर्विस रिवॉल्वर थी, और दूसरी तरफ कांस्टेबल सतवंत सिंह, जिसके हाथ में एक फुली ऑटोमेटिक एसएएफ स्टेन गन थी। दोनों की ड्यूटी वहां पीएम को हर हाल में प्रोटेक्ट करने की थी। जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के करीब आईं, उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपने बॉडीगार्ड्स को देखकर हाथ जोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। अगले ही पल वक्त जैसे रुक गया। बी.एन. सिंह ने अपना हाथ नहीं जोड़ा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। किसी को कुछ समझ आने से पहले ही एक डेफनिंग आवाज गूंजी, बैंग। एक गोली सीधे इंदिरा गांधी के पेट को चीरती हुई निकल गई। वो दर्द से पीछे हटी। उनके सेक्रेटरी और स्टाफ पूरी तरह शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। इससे पहले कि कोई रिएक्ट करता या उन्हें बचाने दौड़ता, बी.एन. सिंह ने लगातार 2 और पॉइंट ब्लैंक फायर किए। गोलियां पीएम के सीने और कमर में धंस गई। इंदिरा गांधी वहीं जमीन पर गिर गईं। लेकिन मौत का ये नंगा नाच अभी खत्म नहीं हुआ था। सतवंत सिंह, जो ये सब देखकर एक पल के लिए घबरा गया था और जम सा गया था, उसे बी.एन. सिंह ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, फायर, शूट। सतवंत सिंह ने होश में आते ही अपनी ऑटोमेटिक स्टेन गन का ट्रिगर दबा दिया। पूरे एक अकबर रोड और सफदरजंग रोड पर लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। एक के बाद एक बिना रुके उसने अपनी मैगजीन की पूरी 30 गोलियां उसने हत्थी और जमीन पर गिरी हुई प्रधानमंत्री के जिस्म में उतार दी। धुआं, बारूद की बदबू और चीख पुकार से पूरा वीआईपी जोन भर गया। पीटर उस्टिनोव और उनकी क्रू, जो कुछ मीटर दूर लॉन्स में इंतजार कर रही थी, उन्होंने ये लगातार गोलियों की आवाजें सुनी और उन्हें लगा जैसे कोई दिवाली के पटाखे जला रहा हो। पर रियलिटी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। इंदिरा गांधी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उनके स्टाफ में अचानक एक भयानक पैनिक मच गया। सिक्योरिटी apparatus पूरी तरह से फेल हो चुका था। जिस आईबी ने महीनों पहले स्पेसिफिक चेतावनी दी थी, उसकी रिपोर्ट्स अब सिस्टम के चेहरे पर एक मजाक लग रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि गोली चलने के ठीक बाद वहां मौजूद बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स और कमांडोज कवर लेने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। किसी ने आगे आकर पलटकर जवाबी फायर नहीं किया। एक अजीब सा डर और सन्नाटा छा गया था, जिसे सिर्फ आर.के. धवन और सोनिया गांधी की चीखों ने तोड़ा। सोनिया गांधी, जो उस वक्त घर के अंदर थीं, गोलियों की आवाज सुनकर बाथरूम पहने हुए बाहर दौड़ी आईं। अपनी सास को खून के तालाब में डूबा देखकर वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। बी.एन. सिंह और सतवंत सिंह ने आराम से अपने हथियार जमीन पर डाल दिए और बेहद ठंडे दिमाग से कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। उन्हें वहां मौजूद आईटीबीपी के कमांडोज ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा क्राइसिस शुरू होने वाला था। एक ऐसी नेशनल इमरजेंसी जिसका इस देश ने आजादी के बाद कभी सामना नहीं किया था। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाने का फैसला किया गया। लेकिन अफरा तफरी और कोऑर्डिनेशन की कमी इस कदर थी कि वहां कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। भारत की प्रधानमंत्री को एक सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाकर एम्स की तरफ दौड़ाई गई। सोनिया गांधी उनका खून से सना सिर अपनी गोद में रखकर लगातार रो रही थी। रास्ते में कार का हॉर्न लगातार बज रहा था। दिल्ली की सुबह के ट्रैफिक को चीरते हुए वो कार जैसे तैसे हॉस्पिटल के गेट तक पहुंची। जब वो कार एम्स के इमरजेंसी वार्ड के बाहर रुकी तो वहां डॉक्टर्स की कोई स्पेशल टीम रेडी नहीं थी। किसी ने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि वीआईपी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है। जब कार का दरवाजा खुला और लोगों ने खून में लथपथ प्रधानमंत्री को देखा तो पूरे हॉस्पिटल में आतंक मच गया। उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ भगाया गया। सीनियर डॉक्टर्स को उनके घरों से इमरजेंसी में बुलाया गया। लेकिन मेडिकल रियलिटी ये थी कि उनके बचने की अब कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। गोलियों ने उनके लिवर, लंग्स और इंटेस्टाइन्स को बुरी तरह चलनी कर दिया था। ब्लड लॉस इतना ज्यादा था कि मेडिकल साइंस की हर कोशिश उस दिन छोटी पड़ गई। बाहर सरकारी कॉरिडोर्स में एक भयानक सन्नाटा और डर का माहौल बन रहा था। देश की टॉप लीडरशिप उस वक्त दिल्ली में नहीं थी। प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह फॉरेन टूर पर थे और उनके बेटे राजीव काउंटी वेस्ट बंगाल में एक पॉलिटिकल रैली में बिजी थे। अगर पीएम के मरने की खबर आम जनता तक पहुंचती तो क्या होता? एक सिंगल इंटेलिजेंस फेलियर ने देश की इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक कच्चे धागे पर लटका दिया था।
आईबी और रॉ के टॉप ऑफिसर्स पैनिक मोड में थे। अगर न्यूज लीक हुई तो दंगे भड़कने का पूरा डर था। सबसे बड़ा खतरा था कम्युनल हार्मनी का, क्योंकि असैसिन सिख थे और देश में गुस्से का आतिशबाजी किसी भी वक्त फट सकती थी। दोपहर 2 बजे तक सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया, पर अफवाहें आग की तरह फैल रही थी। बीबीसी रेडियो ने दोपहर को ही कंफर्म कर दिया कि इंदिरा गांधी अब नहीं रहीं। जैसे ये खबर आम लोगों के कानों तक पहुंची, दिल्ली की सड़कों पर एक खौफनाक सन्नाटा छाने लगा, जो आने वाले तूफान की पहली शांति थी। शाम तक ऑल इंडिया रेडियो पर आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया कि भारत की आयरन लेडी का निधन हो गया है। और इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने देश की आत्मा को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। पूरे देश में, खास तौर पर दिल्ली में, एक ऐसी हिंसा की आग भड़की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हजारों मासूम सिख लोगों को निशाना बनाया गया। एक प्रधानमंत्री की हत्या का बदला लेने के नाम पर सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब बेबसी से खामोश थे। पूरा देश एक लीडरशिप वैक्यूम और आपस की इंटरनल वॉर की आग में झुलस रहा था। आज जब हम उस 31 अक्टूबर की सुबह को रिवाइंड करके देखते हैं तो कई परेशान करने वाले सवाल दिमाग में आते हैं। अगर आईबी की उन टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स को और उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं किया जाता तो क्या होता? अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स को पॉलिटिकल करेक्टनेस से ऊपर रखा जाता तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? एक पीएम अपनी आइडियोलॉजी और सेक्युलरिज्म को लेकर इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, पर उस एक बदले हुए फैसले ने देश की राजनीति को एक ऐसी अंधी गुफा में धकेल दिया जिसका असर दशकों तक महसूस किया गया। सिस्टम की वो भयानक लापरवाही, ड्यूटी रोस्टर में आखिरी वक्त पर हुई छोटी सी हेरफेर और एक बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनने का फैसला, इन सब ने मिलकर वक्त का सबसे खौफनाक चक्रव्यूह रचा था। भारत की सदियों पुरानी मिट्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर उस दिन सफदरजंग रोड पर गिरा वो खून सिर्फ एक आम नेता का नहीं था। वो एक पूर्णतया चूक चुके सिस्टम की खामोश गवाही था, क्योंकि जब अपने ही रखवाले हत्यारे बन जाए तो सुरक्षा की हर दीवार महज मिट्टी की साबित होती है।